नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्या। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं अलग अलग चिकित्सा विशेषज्ञों से, जो कि आपको विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नए बदलाव हो रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कौन सी नई एडवांसमेंट आई हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। कैसे आप स्वस्थ रहें, कैसे आप बीमारियों से निजात पाएं, कौन कौन सी नई जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं, उस बारे में हम बातचीत करते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम जिस चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेत हुग्गर, नाड़ी परीक्षक विशेषज्ञ और एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है क्या? आयुर्वेद शब्द अपने आप में इसको वर्णन करता है कि आयुर्वेद है क्या। इसको अगर दो हिस्सों में देखें, आयुर मीन्स लाइफ, जीवन, वेद मीन्स ज्ञान। जीवन को जीने का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। इसे और वैसे समझा जाए कि जब से मानव जाति सृष्टि में आई तब से उसके अंदर सुख को पाने की इच्छा शुरू से रही, और सबसे बड़ा सुख जो है वो इस शरीर का है जो दिन ब दिन मिट रहा है। तो इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो हमारे पुराने टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जिसे ऋषि मुनि कहा जाता था, उन्होंने एक ज्ञान का, वेदों में एक वेद बनाया जो अथर्व वेद का एक हिस्सा है, दैट इज आयुर्वेद, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य से की रक्षा करने के लिए और जो रोग हैं उसके निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए, और वो भी सब कुछ प्रकृति में से निकाल करके, वो ज्ञान जिसमें समावेश है वो आयुर्वेद का शास्त्र है जी। जिसका प्रयोजन सिर्फ यही है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमच, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी हो गए हैं उनके रोगों का निदान करना जी। ये आयुर्वेद है। तो जैसा कि आपने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो इस पे बेस है। मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा आपने बताया कि भाई एक व्यक्ति अस्वस्थ ही ना होने पाए, वो अपने प्राचीन तरीकों से और जो भी आपके पास मौजूद है उसी से कुछ ऐसा उपाय करे कि वो स्वस्थ रहे। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। यही सिद्धांत। जी, तो इसको मैं थोड़े से जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के जरिए कैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, क्या उसके सिद्धांत है? सिद्धांत से पहले उसकी आवश्यकता जाननी जरूरी है कि आज के समय में स्वस्थ रहना जरूरी क्यों है। एक तो होगा कि हम शरीर जिसका स्वस्थ है वो ऑटोमेटिकली हर चीज को, हर कार्य को 100% संपूर्णता से कर सकता है, पर जो सरकारी आंकड़े हैं 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बीमार हैं। बीमारी की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग है। आयुर्वेद जो परिभाषा देता है स्वस्थ की, पहले तो उसे समझना जरूरी है। मॉडर्न साइंस में या जो हम आम आदमी स्वस्थ की परिभाषा समझता है वो है स्टेट ऑफ नो डिजीज, किसी बीमारी का ना होना। बहुत ही नकारात्मक परिभाषा है एक स्वस्थ होने की। आयुर्वेद ने इसकी कंप्लीट जो वर्णन किया है उसमें बोला गया है कि सारे दोष जिसमें वात पित्त कफ अगर वो बैलेंस में है, सातों धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और हमारे जो मल हैं, स्वेद है, स्टूल है, यूरिन है, ये सब अपने ठीक काम करते हुए प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, प्रसन्नता किसकी? मन की, इंद्रियों की और चेतना की। ये जब सारे बैलेंस में होते हैं तब संपूर्णता से स्वस्थ की परिभाषा दी जा सकती है। और ये सारा कुछ शरीर, मन, इंद्रिय, चेतना, इस सारे स्तरों को लेकर देखा है, न कि शरीर के भाषा में। मतलब आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो जरूरी नहीं कि वो स्वस्थ भी हो। स्वस्थ रहने के लिए उसके मन की, उसकी चेतना की, सबकी बैलेंसिंग होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंगली? अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली। एक समन्वय स्थापित करना प्रकृति के साथ, ये मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद का, चिकित्सा का भी, हर एक का भी। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करता है और मदर नेचर जो प्रकृति बाहर की है
उसमें जो ऋतुएं हैं उसके अनुसार आहार विहार करता है तो उसको कोई भी रोग नहीं आ पाता। जी। तो पहली चिकित्सा आयुर्वेद में आहार मानी गई है, दूसरी विहार मानी गई है, तीसरे नंबर पे औषधि दी जाती है जिसके लिए सारी दुनिया पीछे पड़ी है कि आप दवाई बताइए। जी जी कारण कहाँ से आता है? हमेशा आहार से और विहार से। जी। यानी अगर हम आप आयुर्वेद के जरिए अगर हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो पहले आहार पे ध्यान देना है, देन विहार पे। तो अगर हम अब आहार की तरफ ही बढ़ते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार कैसा हमारा आहार होना चाहिए? उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमने कहा कि प्रकृति के अनुसार आयुर्वेद के हिसाब से, ये सब लोग जानते भी हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बनता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जन्म के समय जिस तत्व की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वही उसकी प्रकृति बनता है। इसलिए आपने देखा होगा एक घर में 4 लोग हैं, किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को नमकीन बहुत पसंद है, कोई सारा दिन काम करने में खुश है, कोई सारा दिन आराम करने में व्यस्त है। वो ये 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन हर एक में डिफरेंट है, इसलिए हर एक की प्रकृति अलग अलग है। तो आयुर्वेद ने इसे 7 तरह की प्रकृतियों में काउंट किया। पता कैसे लगता है कि मैं वही बताने लगा हूं कि 7 तरह की प्रकृतियों में जो सबसे मिलते हैं, एक तो आकाश और वायु तत्व। आकाश और वायु को मिलके वात की प्रकृति बनती है। अग्नि को कहते हैं पित्त, और जल और पृथ्वी को कहते हैं कफा प्रकृति। ये वातज, पित्तज और कफा प्रकृति है जिसके कॉम्बिनेशंस बनकर के ये 7 तरह की प्रकृतियां बनती हैं। तो मेन लक्षण समझें तो वायु वाली जो प्रकृति होगी वो हवा जैसे होंगे, हल्के और पतले। अच्छा। हवा कभी टिकती नहीं है, वो लोग भी हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। इनको घी पानी की तरह लगता है, ये कभी मोटे नहीं हो सकते। ये वो प्रकृति है। अच्छा। बिल्कुल ऑपोजिट प्रकृति जल और पृथ्वी तत्व वाले, इसे हम कहते हैं कफा प्रकृति। इनका जो बेसिक फंडामेंटल है वो है बल्कि, कूल, कामन, लेजी। इनको पानी भी घी की तरह लगता है और आलस इनका सबसे बड़ा लक्षण होता है। तो ये कफा प्रकृति है। और बीच की जो बचती है अग्नि वाले, जो मेजोरिटी में हमें देखने में मिलते हैं, वो पित्त प्रकृति के हैं। वो होंगे अग्नि जैसे, देखने में सुंदर, एक्टिव, जोश से भरे हुए, तेज स्वभाव, गुस्सा जल्दी आता है, सेंसिटिव नेचर, हमेशा एक्टिव, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडरेट बिल्ट। क्योंकि इससे पहले के जो लक्षण है वो सब मन के लक्षण है। मन को ज्ञान से, ध्यान से, प्राणायाम से कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जो शारीरिक स्तर पे प्रकृति है वो है मॉडरेट बिल्ट होना। तो सारा आयुर्वेद इस वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार चलता है। तो इनको अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करना चाहिए, जो ये बिल्कुल नहीं करते। अग्नि वालों को गर्म चीजें कम खानी चाहिए, इनको हमेशा स्पाइसी, चिली, जंक, फ्राइड अच्छा लगता है जी। कफ वाले जो मोटे हो सकते हैं, इनको मीठा कम खाना चाहिए, इनको हमेशा मीठा पसंद आता है। और वायु वालों को खुश्क चीजें नहीं खानी चाहिए, ये हमेशा क्रिस्पी चीजें खाते हैं जिसमें रुक्षता ज्यादा होती है, जैसे चिप्स, नमकीन, भुजिया, भुने हुए चने, राजमा, चने, मटर, खुश्क चीजें इनको पसंद होती हैं। तो जब हम मन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हमारा शरीर इंद्रियों के वश में आकर के गलत आहार विहार करता है, वहां से हमारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो आयुर्वेद जो बात करता है वो यही कहता है कि अपनी प्रकृति के अनुसार आहार करना चाहिए। जी। जैसा कि आपने कहा कि इसके अकॉर्डिंग हमारा आहार होना चाहिए। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करें और आज के समय की बात करें, तो क्या आयुर्वेद के अंदर आहार से रिलेटेड खाना पकाने को लेकर भी कुछ कुछ अलग सिद्धांत हैं कि खाना इस तरीके से ही पकना चाहिए तो वो स्वस्थ? बिल्कुल सही प्रश्न किया, क्योंकि जब भी हम कहीं बात करने जाते हैं आयुर्वेद की तो सबको ये पूछते हैं कि आहार में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर आयुर्वेद जब शास्त्र शुरू होता है तो सबसे पहले पकाने की क्रिया पे बात की गई है कि जिसकी रसोई में खाना ठीक तरह से पक रहा है वो वैसे ही स्वस्थ है। वो बाकी के सिद्धांत तो उसके साथ लगेंगे, लेकिन जो खाना पकाने का जो मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई गाड़ी है वो बिना पेट्रोल के नहीं चलती, हमारा शरीर बिना आहार के नहीं चलेगा। आहार में भी क्या, उसका जो न्यूट्रिशियस पार्ट है, अगर खाना ठीक ढंग से पकेगा नहीं तो वो पचेगा नहीं और शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देगा। जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज अपने आप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत पाक के ऊपर है, पकाने के ऊपर, उसमें पहला सूत्र यही कहता है कि भोजन जब भी पके उसे सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श जरूर होते रहना चाहिए। सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श, जो कि आजकल हमारे घरों में नहीं हो पाता है।
पुराने टाइम में खुले बर्तन में खाना बनता था। आज जो प्रॉब्लम है हमारे घर में, किचन में स्पेशली, 3 प्रॉब्लमेटिक चीजें हमने रखी हैं जरूरत के नाम पे और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। जैसे सबसे पहला है प्रेशर कुकर जी, जिसके बिना जिसमें इनकम्प्लीट है। लेकिन देखिए, जब उसमें खाना बन रहा है ना तो उसमें सूर्य का प्रकाश जा पा रहा है, ना ही हवा का स्पर्श हो रहा है। और पुराने टाइम में जब हम खाना पकाते थे तो खुले बर्तन में बनता था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी होती थी और प्रकाश भी होता था। दूसरा है रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम सारा इकट्ठा करके रखते हैं टाइम बचाने के नाम पे, और उसमें भी ना सूर्य का प्रकाश जा पाता है ना ही हवा का स्पर्श। और तीसरा जो लेटेस्ट हमने नेसेसिटी बनाई है अपनी, माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी जो खाना पकता है ना सूर्य का प्रकाश है ना हवा का स्पर्श है। और ये जो तीनों के तीनों ही चीज जो आप बोल रहे हैं वो आज की किचन के सबसे महत्वपूर्ण मतलब जरूरतें हैं जिसके बिना हम इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। जी। बट इसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं कि हमारा टाइम बचता है। तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहे हैं। जो टाइम यहां बचेगा वो हम हॉस्पिटल्स में दवाइयां खाने में गुजारने में प्रेफरेंस देते हैं। अब समझने की बात है कि पहले बात आती है कि प्रेशर कुकर की मनाही क्यों? इतने सालों से हम यूज करते आ रहे हैं। ये मैं पूछना चाह रही थी कि प्रेशर कुकर, एटलीस्ट मुझे जहां तक याद है मेरी दादी ने प्रेशर कुकर यूज नहीं किया, जहां तक मुझे याद है। मेरी मदर ने यूज किया। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे मदर और फादर तक आई। हमारी फैमिली में भी कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो यूज कर रहा है। हम उसमें वो चीजें पकाते हैं जिसे पकने में नॉर्मली टाइम ज्यादा लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। कि वो टाइम बचाने के चक्कर में हम उसको यूज करते हैं कि जल्दी पकता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि खाना पकना और उबलना, इनमें डिफरेंस होता है। कोई दाल का एग्जांपल लेते हैं, दालें ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कुकर में। कोई चीज जो उगती है, दाल, जितना टाइम वो उगने में लगती है उतना ही उसे पकने में टाइम लगता है और उतना ही ज्यादा टाइम उसे पचने में भी लगेगा। ये नियम है। आप इसको जितनी बार मर्जी ट्राई कर लीजिए। उड़द की दाल सबसे भारी दाल है, उसे उगने में भी टाइम लगेगा, पकने में भी टाइम लगेगा, पचने में भी उतना टाइम लगेगा। उसके गुण है, उसी गुण के हिसाब से। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब हम उसको उबालने रखते हैं, पानी डालते हैं, दाल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जो भी मसाला, नमक डालते हैं, कोई नहीं भी डालते, तो वो उबलती है पहले दाल। तो उसकी स्टीम ऊपर क्रिएट होती है और स्टीम उसको अंदर रोक के रखती है। तो स्टीम का प्रेशर जब उस पर पड़ता है तो दाल फटती है, जिसे हम कहते हैं कि नरम हो गई और ये पक गई। जबकि वो पकी नहीं, वो उबली है दाल। और उसका जो न्यूट्रिशियस पार्ट है, पकने का अर्थ कि उसके अंदर के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने वाले हैं, वो सब के सब उस पानी के अंदर आए, जिसे हम दाल कह सकते हैं। उसको जब वो पकेगी तभी उसके 100% न्यूट्रिशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसमें आएंगे, जो हमारी शरीर से पचा सकेगा। अदरवाइज उसमें पूरा न्यूट्रिशन उस दाल में होता ही नहीं है। और ये टेस्टिंग बहुत बार लैब्स में हो चुकी है। नेट पे अगर आप सर्च करें तो आपको इसका रिसर्च पेपर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि जो कुकर में बनी हुई दाल है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बाकी जो पुराने टाइम में हांडी में, पतीले में बनती थी, उसके मुकाबले काफी कम है। 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स हैं, सारे। और ये अमीनो एसिड्स 18 के 18 हांडी की दाल के टेस्टिंग में मिले और कुकर में 3 से 4 मिले। तो हम जो न्यूट्रिशन के नाम पे प्रोटीन या दालें या कोई भी चीज खा रहे हैं, वो हमारे शरीर को पूरा पहुंच ही नहीं रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुकर की जगह हम उसे किसी ओपन बर्तन में पकाएं ताकि सूरज की रोशनी और हवा के साथ उसको टाइम भी ज्यादा लगे पकने में। जी, जितनी देर पुराने टाइम में क्या होता था, उसको आग के ऊपर अंगीठी के ऊपर रख के छोड़ देते थे, वो पकती रहती थी। अब हम बस कर नहीं पाते क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। अगर एक प्रेफरेंस होती है तो हम सारे काम करने लग पड़ते हैं। बहुत सारे काम हमने ऐसे शुरू भी तो किए हैं। अब ये देखिए, ये चीजें आई कहां से? फ्रिज कहां से आया, माइक्रोवेव कहां से आया? वो उन कंट्री से आया जो ठंडे मुल्क हैं। हाँ जी। जहां टेम्परेचर -20 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां उनको इस चीजों की जरूरत है ताकि 0 डिग्री पे रखा जा सके और एकदम से उसको हीट करके सॉफ्ट किया जा सके। या कुछ मेडिसिन है, उसके लिए रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत है। कोई हाई अल्टीट्यूड पे रहता है, वहां उनको इमीडिएटली गर्म करने की जरूरत है। हमारे मुल्क में इस चीज की जरूरत ही नहीं है।
पर जैसा कि आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन बन गई। देखें तो हम उसके बिना लाइफ बिल्कुल क्योंकि आप ये कह रहे हैं फिर हम उसको खाने को स्टोर कैसे करेंगे अगर हम रेफ्रिजरेटर का यूज जी। नहीं करेंगे, यहाँ तो से खाना बनाए तो बिल्कुल ठीक प्रश्न किया और सही टाइम पे किया। यहाँ से हमारा दूसरा सूत्र इसमें आता है कि जो भी खाना हमें खाना है वो आयुर्वेद का दूसरा सूत्र है कि उसे 48 मिनट के भीतर भीतर खाना है। 48 मिनट, ना 1 मिनट ऊपर ना नीचे। आयुर्वेद पलों की बात करता है, उसमें मिनट तो होते नहीं थे, तो मॉडर्न घड़ियां हैं, तो वो 55 पल के आसपास की बात करता है कि 55 पल के बाद खाना बासी होना शुरू होता है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाती है। मतलब आप एक घंटा भी नहीं दे रहे हैं, खाना बनने के बाद 1 घंटे के अंदर खा उसे लेना चाहिए अगर आपकी प्रेफरेंस हेल्थ है तो। बासी भोजन आपको नुकसान करता है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो जो साइंस की नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो उनके पता है कि अंदर रेफ्रिजरेटर में क्या चलता है। उसमें CFC गैसेस हैं 12 तरह की। अच्छा। क्लोरीन, फ्लोराइड और कार्बन। डिक्शनरी में खोलें, क्लोरीन का मतलब जहर है, फ्लोरीन का मतलब, फ्लोराइड का मतलब जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा शरीर खुद बाहर रखता है, अंदर रोक के देख लीजिए उससे क्या होने वाला है। तो हम उसके अंदर खाने को रख रहे हैं जी। जितना भी हम केमिस्ट्री जानने वाले लोग हैं उनसे डिस्कस करके देख लें, वो आपको बता देंगे फ्रिज के अंदर क्या है, लेकिन हमारी मजबूरी बन गया, कोई शॉर्टकट है और फ्रेश रख सकते हैं। जी। जैसा कि आपने बताया आयुर्वेद स्वस्थ रखने में सहायक करती है और अपनी प्रकृति के अनुसार उसको खाना खाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से आदमी किन किन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करे। खाना हमने बनाना देख लिया, किस तरीके से बनाना है और अपनी प्रकृति के अनुसार खाना है, फिर भी कुछ घरेलू ऐसी चीजें जो आयुर्वेद जिनको एग्री करता हो कि हाँ ये हम अपनी दिनचर्या में अपने खान पान में शामिल करें तो ये एक इंसान को स्वस्थ रखने में सहायक, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लाइफ में देखें तो बहुत सारी चीजें, हमें कंफर्टेबल लाइफ की आदत पड़ चुकी है, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करना किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा चेंजेस करना, मैं मानती हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस इंसान कर सकता है, लेकिन क्योंकि आज की लाइफस्टाइल और पुरानी लाइफस्टाइल में चेंजेस है, टाइम दोनों लोग बिजी हैं, घर में अगर 4 लोग हैं, चारों बिजी हैं, सबको सुबह जाना है, शाम को लेट आना है, तो प्रेशर कुकर यूज करना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेट बहुत मुश्किल है उसका। सो कुछ चीजें ऐसी जो हम इंक्लूड कर सकें, इजीली इंक्लूड कर सकें और हम स्वस्थ रह सकें। पहली बात तो यह है कि जैसे हम पुराने टाइम में देखते थे तो वो टाइम ज्यादा बचा लेते थे इन कामों के द्वारा, रेदर देन जो आज हम टाइम वेस्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि हमारी दादी, हमारी नानी, किसी का सिजेरियन नहीं हुआ, उनके बच्चे 6-7 थे। इससे ये पता लगता है कि जो उन्होंने एक बच्चा पैदा करने के बाद जो टाइम बचाया है वो आजकल की लेडीज नहीं कर पाती, क्योंकि आजकल सिजेरियंस बहुत कॉमन हो गए। क्यों? क्योंकि वो टाइम कहां देती थी, किचन के काम, ये काम, सारी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा थी हमारी लग्जरियस लाइफस्टाइल के मुकाबले। तो हम अगर प्रेफरेंस दें कि हमें हेल्थ को बचाना है तो हम टाइम को भी उसी हिसाब से बचा सकते हैं। हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ वाला है और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी फिर पूछा कि हम लोग नहीं बदल सकते, तो फिर तो हमें कुछ बीमारियों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कुपोषण सबसे बड़ा है। और उसके बगैर जो आएंगी उसके लिए हमारी मार्केट खुली है, मल्टीविटामिन्स हैं, हम दरअसल खाते रहते हैं। किसी का पहले कैल्शियम नहीं कम होता था, किसी का जॉइंट्स में डिजेनरेशन नहीं होता था, घुटनों के दर्द कितनी एज में देखा आपने, पुराने लोगों में नहीं होता था उतना जितना आजकल कॉमन है। ब्लड प्रेशर पहले नहीं होता था। हमारी दादी से कर पूछे तो उन्होंने कभी अपनी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम देखी नहीं थी। मतलब लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ, आपने कहा कि टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते थे। अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जो आपने कहा। लेकिन अगर फिर भी ये प्रेफरेंस नहीं बनती तो आयुर्वेद का एक अलग सूत्र है जो इसी से रिलेटेड है कि प्रकृति जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जो ज्योग्राफिकल हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में प्रकृति में जो भी घट रहा है वो हमारे अनुकूल है, और जो बाहर से आएगा वो हमारे प्रतिकूल होगा। तो जो हम सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो जिसकी पहचान ये है कि खाने की देख करके हमें खाने की इच्छा हो और मार्केट में सस्ते दामों में मिलती हो। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में हम कहते हैं कि वो पालक और साग की वैरायटी आ गई है, आप उस फूड को खाइए, सीजनल फूड। सीजनल फूड हम लोग कहते हैं कि ये फ्रेश है, फलानी जगह से इधर आया है, लेकिन वो उसी एरिया के लिए सूटेबल होगा, ना कि हमारे एरिया के लिए। अगर मैं यहां से साउथ इंडिया में जाता हूं तो मेरी बॉडी को
वहां चावल सूट करेगा रेदर देन कि मैं वहां रोटी पे अड़ा रहूं। जी, बिल्कुल। इसको ही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो अब आजकल हम कहते हैं कि 12 महीने, अब तो ये सब्जी 12 महीने मिलती है जी। और फ्रोजन फूड्स वगैरह हैं जी। जो पैक्ड फूड है, इसका पैक्ड मतलब ये अनसीजनल फूड हो गए जी। और ये हमें हमारे लिए हार्मफुल है। बिल्कुल। जो भी चीज प्रचुर मात्रा में मतलब बल्क में मिल रही है वो सीजनल है। आज के सीजन में सबसे बेस्ट सारे जो जूसेस हैं सारे बेस्ट हैं, क्योंकि गाजर सीजनल है, मौसमी सीजनल है। यही मौसमी गर्मियों में आपको फायदा नहीं करने वाली, लेकिन साइकोलॉजिकली बैठता हमने जूस पी लिया तो ताकत आ गई, ताकत नहीं आ रही। ये तो वी कैन इम्प्लीमेंट, हम इसको आसानी से अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं कि ये जो सूत्र है। सीजनल है इससे भी उसको सबसे खाएं। इंपॉर्टेंट, जैसे हम घरों में चीजें रखते हैं वो कितनी पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, हमने सब्जी बचा के रख ली, एक बार यूज कर ली, वो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। हाँ जी। इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि जो आटा है वो तो फ्रेश रखें। आयुर्वेद के मतलब हिसाब से जो पिसा हुआ जो आटा है जी, वो 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके। और जो हैवी है जैसे बाजरा है और मक्की है, ये 7 दिन के बाद अपना असर खत्म कर देते हैं और कड़वे हो जाते हैं। ऐसे ही गेहूं है, इसे पिसवाकर 15 दिन से ज्यादा पुराना यूज नहीं करना चाहिए। जी। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बीच में 2-3 बार जिक्र किया पुराने टाइम में हांडी के बर्तन, जो आज तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जी। आज के क्या खाना हम जिस बर्तन में पका रहे हैं उसका भी कुछ इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें मैं चाहूंगी थोड़ा संक्षेप में आप हमें बताएं कि कौन से बर्तन हम यूज करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात तो हम कुकर पे आए थे। कुकर सबके घरों में एल्यूमिनियम का है। जी। और एल्यूमिनियम रिसर्च करें तो 100-150 साल पुराना नहीं है, और थोड़े रिसर्च करें तो हम पाएंगे कि एल्यूमिनियम लाया कौन? अंग्रेज लाए। और सबसे पहले इस्तेमाल कहां हुआ? जेलों में, कैदियों के लिए, स्पेशली उन कैदियों के लिए जिन्हें वो चाहते थे कि मर जाएं। यानी एल्युमिनियम हमारे लिए हार्मफुल, हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। हम सिर्फ रिसर्च की बात करें तो वो जल्दी समझ आता है, क्योंकि आजकल हमारी बुद्धि का समझने का लेवल रिसर्च का है। जी। तो मैं वही आंकड़े बता रहा हूं जिससे हमें ये लगे कि ये बात खतरनाक है। अगर मैं कहूंगा एल्यूमिनियम खतरनाक है तो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। जी जी। अब ये देखिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो हमारे ऋषि मुनि पुराने साइंटिस्ट जो पारे में से सोना निकालना जानते थे, क्या एल्यूमिनियम नहीं बना सकते थे? जी बिल्कुल। बट बॉक्साइट के साथ जो उसके बनने वाला मेटल था, अलॉय था, उसको वो पहचानते थे कि इसकी टॉक्सिसिटी है। और ये साइंटिफिकली रिसर्च, आप किसी भी नेट पे एल्यूमिनियम टॉक्सिन्स के सर्च कर दीजिए, आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे इससे क्या क्या टॉक्सिसिटी से बीमारियां फैलती हैं। यानी हम कौन से बर्तन हैं जो मैं जानना चाहूंगी इन शॉर्ट की हम जो यूज करें? जी, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिट्टी की हांडी। मिट्टी और हमारे शरीर का कॉम्बिनेशन, हम भी तो राख ही हैं, सेम कॉम्बिनेशन है, सेम। इसलिए उसमें जो पका हुआ खाना है वो हमारी बॉडी में जाके सुपच्य होता है, जल्दी पचता है, पकता है और अब्जॉर्ब होता है। जी। दूसरे नंबर पे जो नहीं पॉसिबल हो पाए तो कांसे का। उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन तो नहीं, 95% न्यूट्रिशन बचता है, जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर वही जो पुराने बर्तन थे पीतल के, वो चल सकते हैं। लास्ट में स्टील। जी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब बहुत ही आपने वैल्यूएबल हमको जानकारियां दी हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को नहीं पता थी, इवन तक कि मुझे भी नहीं पता थी। बहुत सारी चीज़ें बहुत नई हैं, पर फिर भी इन शॉर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी, संक्षेप में चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहे जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में वो इंक्लूड करके स्वस्थ रह सकें। जी, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रेफरेंस यही कि मुझे स्वस्थ रहना है और अपना टाइम हॉस्पिटल्स और दवाइयों में वेस्ट नहीं करना। उसके लिए जितना हो सके प्रकृति के करीब जानने की कोशिश, अपने लिए समय निकालें, अपनी हेल्थ को समझें और जितना नेचर के साथ, मतलब जो हमें नेचुरल चीजें मिल रही हैं उसके साथ रहें। फ्रेश खाएं और शरीर से जितना श्रम ले सकते हैं वो लें। हम लोग जल्दी बूढ़ा फील करते हैं और रेस्ट ज्यादा करने लगे हैं, पुराने टाइम में ज्यादा करते थे। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सही बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं अगली बार भी जब भी हमें कुछ नई जानकारियों की जरूरत होगी, कुछ और बीमारियों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, तो आप अपना कीमती समय निकाल के एक बार फिर से हमारे साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर श्वेत जिन्होंने जानकारी दी किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए आप स्वस्थ रहें, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ठीक है हम पास टाइम में ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम
बहुत जरूरी है। 60 साल की उम्र तक थकना मना है, यही डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया है। तो इसी के साथ स्वस्थ भारत कार्यक्रम का समय हो चला है। दिव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।